हेलो सक्षम माने, आज आपका आपके सक्षम एस एकेडमी में स्वागत है। मैं विमलेश सर आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न्यूमेरिकल सिखा रहा हूँ 11th क्लास का। लास्ट लेक्चर्स में मैंने कुछ न्यूमेरिकल सिखाए थे, जो एक्चुअली ना ये 3 न्यूमेरिकल्स सबके कॉलेज में नहीं आता है, फिर भी आपको सिखा रहा हूँ मैं इसके लिए कि कोई बच्चा है जो खुद की तैयारी करने के लिए करता है, खुद के नॉलेज के लिए, मैं उनके लिए सिखा रहा हूँ। ये तीनों का टाइप एक जैसा है, मैंने टाइप वाइज मतलब आपको सिंपल वाले एक सेट कर दिया है, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। ठीक है, देखो सेकंड टाइप में लेके आया हूँ, अपना पार्ट 2 है ये वीडियो। आप लोग को प्लीज आपको पार्ट 1 भी देख लेना है, प्लेलिस्ट में आपको अपलोडेड मिलेगा ये। ठीक है, आपको नहीं अगर मिलेगा प्लेलिस्ट, मेरे नाम से नया चैनल है, हो सकता है ना मिले, तो आपको चैनल के सर्च बार में जाके होम पेज जाकर तो लास्ट में प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां जाके आपको 11th का न्यूमेरिकल आपको मिलेगा लिस्ट, उसमें जाके आप देख लो, लाइन से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड वन न्यूमेरिकल से हम लोग चालू करते हैं, टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है, इसमें फालतू भाषण नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 4 चार्जेस, 4 चार्ज है। ठीक है, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 Q4, चारों चार्ज का वैल्यू देखो सेम है, प्लस 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। 4 चार्ज ऑफ द दिस वैल्यू ईच आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर साइड। ठीक है, ये स्क्वायर पे रखा हुआ है, तो कोई डायग्राम एक बनाना जरूरी है। मैं ये ग्राफ ले लेता हूं, क्या ग्राफ नहीं है, क्या बात है सर। ठीक है, देखो इसके अंदर कितने चार्जेस है, 4 है। एक होगा यहाँ पे Q1, एक होगा Q2, एक होगा Q3, एक होगा Q4। समझ में आएगा, ऐसा 4 चार्जेस है। मैं फिलहाल ये चार्ज ना लिख के मैं इस पॉइंट का नाम लिखता हूं, A B C D। ठीक है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, आपके ऊपर कोई मारा मारी की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जितने भी साइड है सबका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, मतलब अरे स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो ऑल साइड कितना होगा इसका, 3 सेंटीमीटर। स्क्वायर का ऑल साइड का वैल्यू क्या होता है, सेम। और उसका ये डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल। ठीक है, और डायगोनल का वैल्यू मुझे बताओ क्या मिलेगा, जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के टाइम याद करो, अब समझ लो पाइथागोरस लगा लो इसमें, तो पाइथागोरस क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर। मतलब मेरे पास वैल्यू में क्या आएगा, 3 3 9 प्लस 9, आंसर इज रूट में 18। ठीक है, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे हाइपोटेनस मिलेगा, और रूट में 18 मतलब क्या, ऐसा लिख सकता हूँ ना, 9 इंटू 2 मतलब 3√2। मतलब मेरे इस डायगोनल का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, 3√2। कैसे आया आपको, ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको ऐसा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं ऐसा कर दिया समथिंग। चलो अब मेरे को यहाँ पे देखो ध्यान से, डायग्राम के हिसाब से मैंने ए बी का वैल्यू क्या लिखा है, 3 सेंटीमीटर, मतलब क्या 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और वैसे ही एडी का वैल्यू मैंने क्या लिखा है, ए बी का वैल्यू समथिंग ये, ईडी का वैल्यू भी सेम 3 सेंटीमीटर, मतलब ये भी मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और एसी का वैल्यू निकाल रहा हूँ, एसी का वैल्यू हमको क्या मिल गया था, 3√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर ये भी था ना, इसको तो मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने ये साइड और ये साइड क्यों लिया, क्वेश्चन आगे देखो तो मालूम चलेगा। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ईच चार्ज। यहाँ जितने भी चार्जेस थे, यहाँ पे था Q1, यहाँ पे था Q2, यहाँ पे था Q3, यहाँ पे था Q4। रुको डायग्राम को घिसका लेता हूँ बाजू में। हाँ ठीक है, तो मेरा ये डायग्राम है, यहाँ पे चारों चार्ज को यहाँ पे हमको थोड़ा सा दिखा लेना है। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है देखो, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ईच चार्ज एंड द शो द डायरेक्शन ऑन अ डायग्राम ड्रॉन टू स्केल। देखो अब यहाँ पे आपको आगे लेके आना है लाइन, ये लाइन का फोर्स इधर काम करेगा, ये लाइन का फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, और ये इसका लाइन का इधर काम करेगा। ठीक है, इसका आपको इन दोनों के जो एंगल नहीं दिया क्या, हाँ एंगल देने की जरूरत भी नहीं है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो उसके एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल मुझे 45 डिग्री मिलेगा। कितना मुझे मिलेगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तभी तो 90 होगा। एंगल का ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये 45, ये 45, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से आमने सामने का एंगल भी क्या है, इक्वल। थोड़ा सा हार्ड है ना, इसलिए इसको दूसरे पार्ट में बना रहा हूँ ना, ये सब बच्चे इसको शायद ना देखें, इसके लिए इसको दूसरे पार्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आगे देखो, ये सब डायरेक्शन हो गया, इसका डायरेक्शन रेडी हो गया। ये वाला इस पे आपको फोर्स निकालना रहेगा, इसको मैं बोलूंगा ए डी, डी नाम है इसका।
इस वाले का डायरेक्शन क्या है, देखो ए डी और यहां लिखना रहेगा cos 45, क्या लिखना रहेगा cos 45 डिग्री। ठीक है, इसको हटा ही दो अभी फिलहाल, कुछ काम नहीं है भाई तेरा। ठीक है, इस वाले का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, ए बी cos 45 डिग्री, और इस वाले का नाम क्या मिलेगा, सिर्फ ए सी। सर समझ नहीं आ रहा है कुछ, देखो ध्यान से समझो, समझाता हूं। देखो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है एसी वाले का, वो सीधा सीधा कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन ये वाले का डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन है ना, तो इस डायरेक्शन की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे थीटा है, तो आपको कंपोनेंट बताया रिजॉल्व करना, एक वेक्टर का दो पार्ट में रिजॉल्व करना। इस साइड के पास थीटा है, इसलिए इसको मैंने क्या नाम दिया, इस साइड का जो भी नाम था उसको लगा दिया एडी, और साथ में लगा दिया कॉस थीटा। ये वाले का देखो, ये वाला लाइन लगा, तो यहाँ पे भी तो एंगल थीटा था, तो इसको भी मैं दे रहा हूँ कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा मतलब ये भी मेरा कॉस दिया, ये भी कॉस दिया, हालांकि ये एडी कॉस थीटा और ये एबी कॉस थीटा, दोनों में बस इतने का फर्क है। और अगर ये और एसी तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल फोर्स मुझे इस पॉइंट पे मिल जाएगा। समझ में क्या, टोटल फोर्स मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायग्राम देख लो अच्छे से, डायग्राम प्रॉपरली देख लो। चलो मैं इसी में आगे यहाँ ऐड कर लेता हूं। सबसे पहले निकालते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स at a point A due to B, ए पे निकाल रहे ड्यू टू बी, तो इसको मैं ऐसा नाम दे रहा हूं एफ ए बी। क्या नाम दे रहा हूं इसको मैं, एफ ए बी। और फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों का चार्ज सेम है, तो यहाँ पे सीधा लिख लो Q का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर। डिस्टेंस आर नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डिस्टेंस सीधा क्या लिख दिया, ए बी। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। बच्चा आपको ये इसका वैल्यू याद होगा, 9 इंटू क्या होता है 10⁻⁹, और चार्ज का वैल्यू कितना है आपके पास 6 इंटू 10⁻⁻8, तो ये क्यू का स्क्वायर अपॉन ए बी डिस्टेंस जो था उसका वैल्यू कितना था 3 इंटू 10⁻⁻2, तो इस पूरे का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना एकदम। 9 इंटू 10⁻⁹, 6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर -16, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, और यह -2 का स्क्वायर -4, यह कट गया यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास ऊपर क्या बच गया 36, इसको कट किया, ध्यान से देखना, 9 इसमें से काट दो तो -7 बच रहा है। कितना बच रहा है हमारे पास -7, और ये -4 इसमें से कट कर लिया जाए तो मुझे लगता है -3 बच रहा है, इंटू 10⁻⁻3, तो मुझे एफ ए बी का वैल्यू ऐसा कुछ मिल गया है। समझ में आएगा, एफ ए बी का वैल्यू मुझे ये कुछ मिला है। अब आपको सेम टू सेम निकालना है। सिमिलरली आपको क्या निकाल लेना है, एफ ए डी, इसका वैल्यू भी सेम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर अपॉन ए डी का स्क्वायर। हालांकि डिस्टेंस अभी भी सेम है, तो वैल्यू अभी भी सेम टू सेम ही आने वाला है। यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू 6 इंटू 10⁻, क्या था -8, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन ए डी, डिस्टेंस अभी भी 3 है, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, पूरा वैल्यू आ गया था 36 इंटू 10⁻⁻3। एफ ए डी भी आपने निकाल लिया बच्चा लोग। अब आपको सिमिलरली और क्या निकालना है, सिमिलरली देखो आपने ए पॉइंट पे डी की वजह से निकाल लिया और बी की वजह से निकाल लिया, बच गया कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट। 4 पॉइंट होना चाहिए ना, तो आपने ए डी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, अब आगे ए सी। ठीक है, तो सिमिलरली ठीक है एफ ए सी का वैल्यू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, और ए सी का वैल्यू आपको याद होगा, तो क्या वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, इंटू क्यू का वैल्यू तो सेम है 6 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर अपॉन, बच्चा लोग एसी का वैल्यू याद है क्या है 3√2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, याद आ रहा है। ठीक है, एसी का वैल्यू डायगोनल, भाई डायगोनल का वैल्यू। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो क्या क्या मुझे मिलेगा 9 इंटू 36 इंटू 10⁻2, याद है -16 होगा, तो एक तो 9 है और एक -16 हो गया है, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर तो 2 ही रहेगा, इंटू 10⁻⁻4। सेम है पहले जैसा ही है, सेम देखो 9 कट गया, यहाँ पे 18 आ गया, 18 इंटू सबको कट पिट करने के बाद आपके पास -3 बचेगा लास्ट में।
कितना बचने वाला आपके पास -3। कैसे, यहां गया तो -12 बचा और 9 और वो +9 -12 -3, तो मुझे किसका वैल्यू मुझे यहां से मिल गया बच्चा लोग, FAC का। बस खत्म, मुझे तीनों फोर्स मिल गया, मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो यहां लिखूंगा मैं द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन पॉइंट ए पॉइंट पे। तो रिजल्टेंट फोर्स देखो क्या लिखूंगा मैं, FAB cos 45 डिग्री। cos 45 कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? डायग्राम देखो, याद करो। देखो ये 45 था ना, तो देखो ये FAD, यहाँ पे F लगा लो, AD cos 45 या FAB cos 45। इसका डायरेक्शन आपने कंपोनेंट लिया, इसलिए 45 डिग्री आप लोग यूज कर रहे हो। ये उन बच्चों को नहीं समझता होगा जिनको कंपोनेंट नहीं आता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखो बच्चा यहाँ पे एंगल 45 था, इसलिए इसको मैं ये वाला वैल्यू दिया और 45 डिग्री का एंगल लिख दिया, कंपोनेंट लिखा है मैंने इसका। ठीक है, देखो दूसरे वाले का वैल्यू FAD, इसका भी cos 45 आएगा, सेम टू सेम, और प्लस FAC, AC का तो कोई डायरेक्शन तो सीधा सीधा चले गया था वो, तो डायरेक्टली रहेगा, उसमें कोई एंगल नहीं आएगा। अब मुझे आता है इसका वैल्यू कितना लिखा था आपने, 36 × 10⁻³ और cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है क्या? cos 45 का वैल्यू कितना है, ये अब यही सब लॉग बुक से अपनों को देखना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू अपनों को कहां से देखना चाहिए, लॉग बुक से। देखिए cos 45 का वैल्यू मुझे दे रहा है 0.707 ये cos 45 का वैल्यू बच्चा लोग। हाँ ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1/√2 नॉर्मल वैल्यूज होता है और cos 45 का लॉग बुक से ये वैल्यू मिल जाएगा। प्लस इसका वैल्यू सेम 36 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.707 प्लस इसका वैल्यू आपको क्या मिला था, 18 × 10⁻³ सॉल्व करते हैं। अब आपको इन सबका बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, देखो आपके सामने मल्टीप्लाई करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, 36 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 0.707 के साथ, तो आंसर आ रहा है 25.452 × 10⁻³ और इसका वैल्यू भी तो सेम ही आएगा, तो मैं इसको पूरे आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूं, तो मुझे देखो डायरेक्टली ये इसका दोनों का वैल्यू तो सेम आएगा बच्चा, तो सॉल्व कर लेता है। आंसर क्या आ गया, 5.904 प्लस 18, अरे 10⁻³ छूट रहा है, -3 प्लस क्या आएगा 18 × 10⁻³ अब इसके में मुझे प्लस कर लेना चाहिए किसको, 18 को, तो मुझे लगता है आ गया हमारे पास आंसर 16 × 904, दोनों में 10⁻³ कॉमन लेके सॉल्व कर लोगे तो मुझे फोर्स का वैल्यू आएगा। डेसिमल देखो कितना उन लोगों ने शिफ्ट किया है, सिग्निफिकेंट के हिसाब से 1 डेसिमल 2 डेसिमल शिफ्ट करना चाहिए, बुक के हिसाब से देखते हैं हमारे पास उन्होंने कैसा किया है। ओपन हो जाओ भाई। ठीक है, उन्होंने 1 डेसिमल शिफ्ट किया, बस एक ही शिफ्ट किया है, तो एफ का वैल्यू कितना आएगा 6.89 नहीं लिखा तो भी चलेगा, 1 डेसिमल पीछे गया तो -2 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग गया, प्लीज आपको ध्यान से करना है, हार्ड है भी ये। ठीक है, मैं इजी नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है, ये सच में हार्ड था भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग 4th वन पे। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 5 न्यूटन पर कूलम। ये के ना ये वेक्टर फॉर्म में यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट के का कुछ वैल्यू नहीं है, किलो न्यूटन नहीं है ये। हाँ ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, अगर ये किलो न्यूटन रहा, अगर समझ लो, ध्यान देना, अगर ये किलो न्यूटन रहा, चलो लिख ही लेता हूं मैं, क्या पता क्लियर है, गलत ही देते हैं ना आधे से ज्यादा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स हमको यहाँ पे निकाल लेना है, और क्या बोल रहा है, नहीं रहे, किलो नहीं, आपके आंसर से मैच नहीं होता ये, आप इसको सिर्फ न्यूटन पर कूलम लिखो, न्यूटन पर कूलम। ये क्या हो सकता है, आपका यूनिट वेक्टर हो जिसकी वैल्यू 1 होती है, यूनिट वेक्टर जिसका वैल्यू क्या होता है 1, डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ द साइड, साइड स्क्वायर है और साइड दे रहा है मुझे उसका लेंथ, लेंथ कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा 10⁻² मीटर, और ये हो जाएगा 10⁻, एक डेसिमल पीछे खींच लो, -1 मीटर। ये लेंथ है बच्चा, तो एरिया क्या मुझे मिलेगा, एरिया होगा लेंथ का स्क्वायर, अरे स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, और साइड क्या है मेरे पास -1, तो -1 का स्क्वायर किया तो बच्चा लोग एरिया मुझे मिल गया -2।
अब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, जो मुझे निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ बच जा रहा है। थीटा का वैल्यू वो बोल रहा है अलग अलग केसेस दिया हमको। देखिए फॉलोइंग केसेस, द स्क्वायर इज अलोंग द एक्स वाई प्लेन। थोड़ा सा आपको डायग्राम समझाना पड़ेगा, समझो ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ऐसा समझो आपका प्लेन है। अब आपको क्या बोल रहा है, प्लेन ये है, तो प्लेन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। देखिए और आपका ये जेड एक्सिस और ये वाले फील्ड देखो आपस में पैरेलल है, पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, केस नंबर 1 है ये, केस नंबर 1 कि थीटा का वैल्यू यहाँ आ रहा है 0 डिग्री। देखो ना ये एक्स वाई प्लेन लिया तो मतलब जेड एक्सिस से पैरेलल हुआ, परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हमारे प्लेन पे है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस के पैरेलल, मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का। मतलब यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू 0 डिग्री मिल गया। अब मुझे फ्लक्स निकालना है पहले केस का, केस नंबर 1 का, तो क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हट जाओ भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फॉर्मूला क्या आपको दिया था, ई ए कॉस थीटा। तो ई का वैल्यू बच्चा लोग दिया था हमको 5 और एरिया आपने निकाला था 10⁻⁻2 निकाले थे ना अभी, और इंटू कॉस थीटा का वैल्यू मुझे आ गया 0 डिग्री और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 आ गया। ठीक है, ये मेरा फ्लक्स का वैल्यू आ गया। और यूनिट क्या लिख देना है इसका, वोल्ट मीटर, यूनिट क्या लिख देना है इसका, वोल्ट मीटर। देखो पहला वैल्यू मैच हो गया। केस नंबर 2 देखते हैं हम लोग फटाक से। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, द स्क्वायर, पहले देखो बना लेता हूं सेम, ये आपका y था, ये आपका x था, ये आपका z था, कौन सा भी आप लेते तो भी ऐसे केस आता, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मेरा प्लेन कौन सा बोल रहा है, xz है प्लेन, प्लेन देखो ये वाला है। अब इस बार प्लेन ये नहीं है, चलो इस बार प्लेन ये वाला कंसीडर कर रहा है, समझ में आ रहा है xz। तो xz के ऊपर जो परपेंडिकुलर वाला फील्ड आएगा, ठीक है, वो कैसा आएगा, इसके ऊपर बाहर, ऐसा बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ कैसे बनाए, देखिए यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, मतलब परपेंडिकुलर होगा ऐसे बाहर की तरफ। अब प्लेन ही वही ले लिया, लास्ट टाइम प्लेन ये था तो ऊपर गया था, इस बार प्लेन उसका क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो समझ लो बाहर की तरफ। चलो ये वाले एंगल से बना लेते हैं, मतलब इतना समझो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, 90 डिग्री। इस केस में ये बाहर आएगा बच्चा, इस प्लेन के बाहर, ठीक है, ये प्लेन था तो हमने ऊपर की तरफ दिखा दिया था, ठीक है, तो वो हमको पैरेलल बोल दिए थे। इसमें ये कैसा आता है, हाँ ऐसा आएगा, देखो डायग्राम में दिखाना रहेगा तो ऐसा आएगा, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा, प्लेन के बाहर की तरफ डायग्राम में दिखाना रहेगा तो कुछ इस टाइप से दिखा सकते हो। मतलब थीटा का वैल्यू सीधा याद रखो कि भाई जब एक्जेक्ट प्लेन है तो थीटा का वैल्यू 90 था, एक्स वाई प्लेन था तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री था, और अगले केस में थीटा तो हमको दिया है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फॉर्मूला क्या है, अभी भी सेम है वही, ई ए कॉस थीटा, और ई का वैल्यू 5, एरिया का वैल्यू 10⁻⁻2 और cos थीटा, थीटा का वैल्यू 90 और cos 90 का वैल्यू 0, तो फ्लक्स का वैल्यू आ गया 0 वोल्ट मीटर। फ्लक्स का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 0 वोल्ट मीटर। केस नंबर 3 देख लेते हैं फटाक से। 3 क्या बोल रहा है, नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स द एंगल ऑफ, देखो एंगल हमको डायरेक्ट दे दिया 45 डिग्री, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधा निकालो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं फ्लक्स, इस बार मुझे एंगल दिया हुआ है, क्या वैल्यू दिया है फ्लक्स का 45, तो 5 का वैल्यू क्या होता है मेरे पास, ई ए कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा 5 ई एरिया -2 इंटू ये कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 45, तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू 10⁻⁻2 और कॉस 45 का वैल्यू 0.707, याद है ना 1/√2, लॉग बुक से देख लोगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 5 7 35, 5 7 35, 3 पे डेसिमल 10⁻⁻2 वोल्ट मीटर। ठीक है, ये मेरे आ गया फ्लक्स का वैल्यू 3 केस से, तीसरा केस में भी हो गया, समझ में आ रहा है क्या, प्लीज आप लोग देख लोगे तो मजा आ जाएगा। पहले केस में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री था, दूसरे केस में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री था, तीसरे केस में थीटा का वैल्यू 45 और चिल्ला के खुद ही बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 5th वन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं हम लोग। हाँ, क्या बोल रहा है, 3 इक्वल चार्ज ऑफ द 10, चार्ज 3 इक्वल है, Q1 Q2 Q3, ये इक्वल है इसलिए मैं इसको Q लिख ले रहा हूं, और क्या वैल्यू दे रहा है 10 × 10⁻⁸ कूलम।
ठीक है, रिस्पेक्टिवली इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल डायग्राम जरूरी है समझना। देखिए यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। ये 90 डिग्री हो गया बच्चों, ध्यान देना, एकदम प्रॉपरली ध्यान देना। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, हुज साइड आर द 50 सेंटीमीटर, एक हो गया 50 सेंटीमीटर, एक हो गया 20 सेंटीमीटर, एक हो गया 25 सेंटीमीटर। डायगोनल सबसे लंबा होता है ना। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज लोकेटेड एट द पॉइंट 90 डिग्री। मतलब इस पॉइंट पे फोर्स कितना काम करने वाला है मुझे वो निकालना है। समझ में आ रहा है क्या, मुझे वही वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट बी, एफ बी निकालना है मुझे। समझ में आ रहा है क्या, फेसबुक निकाल लेना है। चलो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए बी निकालूंगा, फिर क्यू सी निकालूंगा और दोनों का मैग्नीट्यूड ले लूंगा, अपना काम हो गया। क्या क्या बोल दिया मैं, ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा और दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, देखते समझ में आएगा हमको क्या आ रहा है। हाँ, ए बी का वैल्यू कितना है देख लो, 50 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या हो गया ये 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर। वैसे ही BC का वैल्यू कितना दे रहा है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हुआ 20 इंटू 10⁻² मीटर। और फिलहाल AC की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, AC का वैल्यू हालांकि दे रहा है मुझे 25 सेंटीमीटर, तो मुझे इसका तो रिक्वायरमेंट मुझे लगता नहीं है कि आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले निकालो, हाँ एक की वजह से देखो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट अ पॉइंट बी ड्यू टू ए, मतलब एफ ए बी। ठीक है, फॉर्मूला याद है, 1/4πε0 Q1 Q2 का मल्टीप्लाई अपॉन डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर। दोनों चार्ज तो सेम है, अरे बच्चा दोनों चार्ज तो सेम है ना, Q1 Q2, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको क्या लिख दिया, Q का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर दो फटाक से। इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻⁹ है, और ये Q का वैल्यू आपको कितना था, Q का वैल्यू क्या था आपके पास, ये 10 इंटू 10⁻⁸ दे रहा था, यह इसका स्क्वायर हो गया, अपॉन में ए बी मतलब डिस्टेंस आपने 15 इंटू 10⁻² लिखा था, तो इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं हम लोग, 9 ऐसे रहेगा, 10⁻⁹ ऐसे रहेगा, ये देखो इसको मैं सॉल्व कर लिया तो 10⁻⁻7 आएगा, और -7 का स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पे 5 का 15 है, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10⁻⁻4। ऐसा कुछ हमारे पास वैल्यू आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो एफ ए बी मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, 9/225 इंटू, ये 9 ऐसे रहने दो, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस -4 और ये टोटल कितना हो गया 13, और ये 10⁻⁻14। ठीक है, इसको ऐसा कट किया तो 10⁻⁻1 बच गया, अभी भी -1 बच गया ना, मतलब मेरे पास क्या आ रहा है 9। अब 9 को डिवाइड कर लो पहले, 9 डिवाइड बाय 2 to 5, आंसर इज 0.04 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 0.04 10⁻⁻1। डेसिमल शिफ्ट कर लो, ठीक है, 2 डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो 4 इंटू 10⁻2 गया आगे, तो -3 हो गया। तो एफ ए बी का वैल्यू बच्चा लोग मुझे कुछ मिल गया। ठीक है, एफ ए बी का ये मुझे वैल्यू मिल गया। ठीक है, अच्छा आगे और क्या मेरे पास वैल्यू आएगा, एफ ए बी मिल गया ना समथिंग। अब मैं सिमिलरली क्या निकालूंगा, सिमिलरली एफ ए बी निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना चाहिए, बीसी। फॉर्मूला क्या आएगा 1/4πε0 क्यू का स्क्वायर, तभी भी आएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन, इस बार डिस्टेंस क्या होगा मेरा BC का स्क्वायर। इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है आपको याद होगी, इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू क्या था 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू का स्क्वायर, मतलब 6 नहीं, डायरेक्टली मैं इसको लिख रहा हूँ 10⁻⁻7 का स्क्वायर। अरे बच्चा 10 इंटू 10⁻⁸ था, तो वही ना हुआ, एक डेसिमल शिफ्ट कर ले डायरेक्टली, अपॉन BC कितना है 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 9/400 आ जाएगा, और ऊपर कितना है मेरे पास 10⁻⁹ 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻4। ठीक है, ये सब को कट पीट करके आपको याद है कि 10⁻⁻1 बचेगा। ठीक है, अब 9 में मैं 400 का डिवाइड कर लेता हूं,
मैं 9 में डिवाइड करने जा रहा हूँ 400 का, 9 डिवाइड बाय 400, आंसर इज 0.0225। इसका वैल्यू मुझे डिवाइड करने पे बच्चा लोग क्या मिल रहा है, 0.0225 इंटू 10⁻⁻1। डेसिमल शिफ्ट करो, 2 डेसिमल शिफ्ट करना, 2 से ज्यादा मत करना। तो 2.25 देखो 1 2 तो 10⁻³ आ गया। तो मुझे किसका वैल्यू मुझे यहां से मिल जा रहा है, ठीक है 3 चार्जेस थे ना अपने पास, ये किसका वैल्यू मिल गया मुझे, FBC का, ठीक है FBC 2.25 मिल गया है, और वो कितना है अपने पास 4 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। चलो आगे मुझे अब सॉल्व कर लेना है, तो मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट बी। ध्यान देना, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ये रूट में आ जाएगा, और एक होगा मेरा FAB का स्क्वायर, एक होगा मेरा FBC का स्क्वायर, और एक होगा 2 टाइम ऑफ FAB इंटू FBC इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा वैल्यू यहाँ पे आने वाला है। बोलोगे सर ऐसा तो कोई बताया नहीं आपने, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाला रूल यहाँ पे काम कर गया बच्चा, समझ में आ रहा है। जब किसी एक सिंगल वेक्टर का रिजल्टेंट जब निकालना होता है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड में वैल्यू आता है, कुछ ऐसा था वैल्यू, याद करो, p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, याद आ रहा है। बस ये वही वाला फॉर्मूला लगाया गया है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगा। FAB का स्क्वायर, AB क्या है भाई, ये रहा 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, प्लस FBC का स्क्वायर, BC का वैल्यू था 2.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, प्लस जगह ही छोटा पड़ गया, ठीक है, प्लस रूट में आगे जाएगा 2 टाइम ऑफ FAB मतलब 4 इंटू 10⁻³, फिर 2.25 FBC का वैल्यू है ये -3, और ये हो गया कॉस, और थीटा का वैल्यू क्या है 90, थीटा का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है 90, और cos 90 का वैल्यू हालांकि 0 आ रही है। अच्छा ये सब तो पूरा 0 ही हो रहा है, टेंशन ही नहीं, समझ आ रहा है, पूरा वैल्यू तो हमारे पास 0 हो गया। डायरेक्टली आप चाहते तो सिर्फ इतना लिखते तो भी चल जाता है, नहीं लिखते तो भी हो जाता, 90 डिग्री था ना एंगल, cos 90 का वैल्यू 0, हटा उसको। तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 का स्क्वायर 16, और ये -3 का -6 हो गया, प्लस अब ये स्क्वायर निकालना पड़ेगा भाई, उतना कैलकुलेटर में नहीं हूँ फास्ट, ठीक है। मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पे 2.25 मल्टीप्लाई बाय 2.25, आंसर बच्चा मुझे आ रहा है 5.062, ठीक है। 2.25 का मल्टीप्लाई जब स्क्वायर किया तो समथिंग ऐसा कुछ वैल्यू है, और इसका भी क्या आ गया 10⁻⁻6। इन दोनों में ध्यान देना एकदम से, दोनों में 10⁻⁻6 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 16 प्लस 5.062, ठीक है। मुझे आगे प्लस कर लेना है इसको, तो रूट में -6 है तो -3 बाहर आ गया। अब रूट में यहाँ क्या बच गया मेरे पास, ये इसको ऐड किया जाए तो क्या आएगा 21.062। अब मुझे इसका वैल्यू लॉग बुक से ही देखना पड़ेगा 21 का, ठीक है। 21 का वैल्यू मुझे कहां से मिलेगा, लॉग बुक से। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग लॉग बुक ही देखोगे, डायरेक्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। लॉग बुक आपको समझाया है मैंने यहाँ, ठीक है। मैं लॉग बुक फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर है, एंड्रॉयड के कैलकुलेटर में आ जाता है ना ये वाला, तो मैं रूट में निकाल रहा हूँ 21.062 का वैल्यू, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4.589 इंटू 10⁻⁻3, आंसर मिला 58। यार क्या बात है सर, कमाल कर दिए, न्यूटन, ठीक है। ये मेरे फोर्स की वैल्यू आ गई, समझ में आएगा, इतना वैल्यू आपको आ गया, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये पार्ट अगर आप नहीं लिखा ना तो भी चल जाएगा, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है तो वैल्यू तो 0 ही आ रहा है ना उनका, ठीक है। तो ये चीज है, और लिख दिया तो बेस्ट है। बस इतना ही था मार्क का, ये वाला तो सिखा दिया आगे का, 7th 1 तो लास्ट लेक्चर में सिखा दिया, ठीक है। यही था हमारा न्यूमेरिकल्स का टाइप। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देता हूं मैं आपको, इसलिए थोड़ा सा जब पढ़ के हो जाएगा तो बिना देखेगा आपको ट्राई करना है, मतलब खुद से आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेने नहीं देता हूँ, ठीक है। वो लोग सर अच्छे से नहीं हो, मैं आपको बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले आप लोग ध्यान से समझने का, सुनने का, जब आपका समझ के एकदम अच्छे से फोकस हो जाएगा, वीडियो रुकाने का, एक न्यूमेरिकल हो गया वीडियो रुकाओ, अब पहले उसको लिख के प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। सक्षम मानियास।